तो अब मेघना की जिंदगी जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जो उस लड़के ने कहा था सेम वैसे ही हुआ। पहले उसके माँ बाप मरे, अब मेघना की बारी थी और आखिरी में नंबर आना था तान्या का। जो गया उसका दर्द इतना नहीं है, लेकिन जो रह गया उसे कैसे बचाया जाए, सबसे बड़ा सवाल यही उसके सामने था कि अब चलो मेरी भी जान जाए तो भी ठीक, लेकिन कम से कम मेरी बहन तो बचे। कुछ तो मुझे समझ आए कि आखिर मैंने किया क्या है जिसके चलते मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा और पार्ट 1 नहीं देखा, आपको स्क्रीन के ऊपर थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे, दोनों पार्ट्स देख लीजिए और उसके बाद में स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मेघना के पेरेंट्स की डेथ हुई और उसको एक साया नजर आता था। देख रखे हैं पुराने पार्ट्स, तो इधर स्टोरी को कंटिन्यू मैं करता हूं। खैर, मेघना पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसने जीने की उम्मीद तक भी छोड़ दी थी। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इंसान जब उम्मीद छोड़ दे ना, तो उम्मीद दिखेगी ही नहीं। आपको कोई बचाना भी चाहेगा, आप तब भी नहीं बच सकते, क्योंकि आपने खुद ही सारे हथियार डाल दिए। यही कुछ मेघना के साथ था और गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो कुछ उसने झेला था वो हर एक इंसान नहीं झेल सकता। 1.5-2 महीने के अंदर ही दोनों माँ बाप का साया उठ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेघना बहुत टूट गई और अब वो पागलों की तरह हंसती थी, पागलों की तरह रोती थी। उसे वो लड़का सपने में दिखाई नहीं देता था। अब उन सपनों का महत्व कुछ रह ही नहीं गया था। अगर दिखेगा भी तो भी वो क्या कर लेगी, जो वो कहता था वो तो होगा ही। और ये मेघना को समझ नहीं आता था, और ये भी उसे समझ में नहीं आया कि बस के अंदर जब उसकी मॉम ट्रेवल कर रही थी तो बाकी 33 लोगों को उसने क्यों मारा। दिक्कत उसके परिवार से है। बस के अंदर 34 लोग थे, 34 के 34 खत्म कर दिए, उन बाकी 33 की क्या गलती थी। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। अब वो पागलों की तरह हंसती, पागलों की तरह रोती, खाना पीना उसने छोड़ दिया था। तान्या जो थी उसको सारी बातें मालूम थी कि घर परिवार में क्या चल रहा है। अब जाए तो जाए किसके पास में, रिलेटिव से नाते तोड़ रखे हैं। दुनिया वालों को ये बातें बताएंगे, 1 की 4 और 4 की 40 बनते देर नहीं लगती। और वैसे ही समाज में बातें बहुत चल रही थी कि ये लड़की मनहूस है, इसके पैदा होते ही ऐसी ऐसी हरकतें हुई थी। ऑल्दो उसकी कुंडली में दोष था, लेकिन मृत्यु दोष उसके घर पर मंडरा नहीं रहा था। ये सब कुछ जब हुआ और समाज के 4 ताने उनको सुनने को मिले, तो कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाली बात वही हो गई। वो और टूट गई और अब उसको बस ये लगता था कि मेरी मौत मुझे आ जाए, जल्द से मैं इस दुनिया को छोड़ दूं और मेरी बहन बस बची रहे। एक रात दोबारा से वो लड़का उसे सपने में दिखाई देता है। वो कहता है, चल तेरे मन की कर देता हूं, तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। मरना चाहती है ना तू, अगला नंबर तेरा ही है। मेघना ने कहा, पता है मुझे, भौंक मत, मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूं, लेकिन मैं जो तुझसे कह रही हूं उसको कान खोल के सुन ले। मेरी बहन के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। तुझे मेरे से दिक्कत है, तू मुझे मार। मेरी छोटी बहन ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे तू कुछ नहीं कहेगा। वो लड़का कहता है, तुझे लगता है जो तू कह रही है वो हो जाएगा? मैं बख्श दूंगा क्या तुझे और तेरे खानदान को? जो तूने मेरे साथ किया है उसकी सजा तेरा पूरा घर देगा। उसने कहा, मैंने किया क्या है? क्या किया है मैंने? तब से ये बात सुने जा रही हूं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, क्या किया है मैंने? बताओ मुझे। वो लड़का सिर्फ हंसता है और सपने से गायब। ये हंसी जो थी ये 100 खंजरों के बराबर थी, क्योंकि
कोई जवाब ही नहीं है। कहां पे जाएंगे आप, क्या सोचेंगे, कुछ नहीं पता। अब मेघना ऐसे बिहेव करने लगी जैसा उसने कभी भी पहले नहीं किया था। एक रात तान्या देखती है कि मेघना दीवार में अपना सर दे देकर मार रही है और कह रही है, मेरी वजह से हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है ना, तो सजा मुझे मिलेगी, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तान्या उसको रोकना चाहती थी और उसने उसको रोका भी, लेकिन मेघना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने तान्या को धक्का दिया, तान्या दूर जाके गिरी। बहनों में इतना प्यार था, तू मैं तक भी नहीं होती थी, हाथ पैर की बात तो बहुत दूर की। लेकिन आज पहली बार मेघना ने, उस 25 साल की लड़की ने जिंदगी में अपनी बहन को धक्का दिया। वो दोबारा से अपना सर दीवार में दे देकर मार रही थी कि अचानक से तान्या देखती है कि किसी फोर्स ने उसको उठा करके बेड पे पटक दिया, जैसे वो चाहता ना हो कि मेघना मरे। वो नहीं चाहता था। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मेघना को कहा कि हमें किसी पंडित से बात करनी चाहिए या किसी अघोरी से। मेघना ने कहा, तुझे लगता है ये लोग कुछ कर पाएंगे? सब कुछ कर लिया ना हमने, सभी भगवानों में मान लिया ना हमने, कुछ हुआ? कुछ नहीं हो सकता। तू कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ये लॉकेट, ये पहन रखा है मैंने, क्या है इसका काम? बचाने का ना, बचा पाया है मुझे? तान्या कहती है, देख अभी तक तो तू जिंदा है, जिंदा हूं तो क्या हुआ, मर तो मैं जाऊंगी ना, मुझे मालूम है कि मैं मरूंगी। जो उसने कहा था वो हुआ, और ये सब कुछ इस लॉकेट की वजह से हो रहा है। मैं इसे उतार के फेंक दूंगी, जला दूंगी, राख कर दूंगी इसे। तान्या ने कहा, देख मेघना, ये काम मत करियो, चाहे जो भी हो, अंजाम जो भी हो, लेकिन इसको उतार करके तो सारे हथियार तूने डाल ही दिए। क्या पता एक बार को तू बच जाए, वो पंडित तुझे बचा ले। वो पंडित कुछ नहीं बचाएगा। उसने लॉकेट दिया, वो मर गया, पैसे बनाए उसने और चला गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेघना सुनने के मूड में थी ही, और तान्या ने भी सोचा कि दिमाग ठंडा होगा तो ये समझ जाएगी। अगले दिन उसने देखा मेघना ने लॉकेट पहना हुआ था और कल रात के लिए वो शर्मिंदा भी थी। तान्या ने कहा कि तू कभी लॉकेट नहीं उतारेगी। मेघना ने कहा, देख मैंने तुझ पे हाथ उठाया, मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूं, लेकिन जो मैंने इस लॉकेट के बारे में कहा उसके लिए नहीं। इस बात को तू समझ ले। अब मेघना का बिहेवियर अग्रेसिव के साथ साथ एक अजीब किस्म का भी होता जा रहा था। अजीब किस्म इन द सेंस, उसका बिहेवियर वैसा ही हो रहा था जैसा उसकी मॉम का। वो अपने आप को इंजर्ड करती, अपने आप को खूब मारती पीटती, अपने हाथों को जला लेती, और यहां तक भी जैसे बात काफी नहीं थी, एक शाम तो तान्या ने देखा कि वो शीशा चबाने वाली थी। घर का शीशा टूटा हुआ था। तान्या अपने कमरे में बैठी थी, उसे आवाज आई कि कुछ शीशा टूटा है, शायद बाहर बच्चे खेल रहे होंगे तो बॉल मार दी होगी। वो जब मेघना के रूम में गई, वहां पर मेघना ने उस शीशे को पकड़ रखा था, और जो उसकी नोकीली साइड होती है उस पर उसका हाथ था, जो इधर से जख्मी हो चुका था। दोनों हाथ उसके जख्मी हो चुके थे, फिर भी उसने पकड़ रखा था उस शीशे को और अपने मुंह के अंदर उसे डालने वाली थी। तान्या आई और उसने खींच के थप्पड़ दिया मेघना को, बहुत तेज। मेघना को दिन में तो नहीं लेकिन शाम में तारे जरूर दिखे, और उसने उसे कहा कि ये तू क्या कर रही है, तुझे कोई अंदाजा है, कुछ होश है तुझे, तू पागल वागल हो गई, क्या कर रही है? मेघना का एक ही जवाब जो उसकी मॉम दिया करती थी, मैंने ऐसा कब किया, मुझे नहीं पता, मैं शीशा क्यों तोड़ूंगी, मैं पागल थोड़ी हूं। तान्या जानती थी ये पागल नहीं है, ये कर्स है जो हमारी फैमिली के ऊपर चढ़ा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता था,
लेकिन हर बार मेघना बचे जा रही थी। आपने देखा होगा मेघना के परिवार के दोनों लोग मर गए, मेघना घायल होती थी लेकिन वो बच जाती थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, उसके अंदर मेघना की मैंने जो लाइफ बताई है उसके तहत उसको चोटें लगेंगी, वो जख्मी भी होगी क्योंकि उसकी कुंडली ही ऐसी थी, लेकिन वो मृत्यु दोष से बची रहेगी उम्र भर। नहीं तो मौत तो उसकी बचपने में ही हो जाती। वो लॉकेट का ही कमाल था जो उसके गले में था। ये सब कुछ जब हुआ, दोनों लड़कियां अब घबरा चुकी थी और उन्होंने एक अघोरी को बुला ही लिया। अघोरी आया, पहले तो बहुत डरी उसके कपड़ों को देख करके कि कितने अजीब से कपड़े उसने पहन रखे हैं, बॉडी में से स्मेल आ रही थी उसकी। सो वो काफ़ी अनहाइजेनिक था या फिर जैसा भी उनका पहनावा होता है, तो वो काफ़ी घबराई उसको देख करके। बट अघोरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे पीछे एक लड़का दीवानों की तरह पड़ा है और दीवानगी मोहब्बत की नहीं लगती, क्योंकि अगर मोहब्बत की दीवानगी होती तो अब तक तुम इस दुनिया से चली जाती। तुम्हारे माँ बाप का कोई मतलब नहीं है, कोई लव स्टोरी तो शायद नहीं रही होगी तुम्हारी। क्या तुमने किसी लड़के के परिवार वालों को दुख पहुंचाया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? अब अनइंटेंशनली का जवाब किसी के पास होता नहीं कि भाई कैसे वो बताए कि अनइंटेंशनली दुख पहुंचाया है। नहीं, इंटेंशनली उसने कहा कभी भी नहीं। अनइंटेंशनली के बारे में भी 5-10 मिनट सोचकर कहा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी से भी नहीं, रिलेटिव्स का आना जाना नहीं, उनके बच्चे भी जिंदा, सब कुछ। तो वो मरा हुआ लड़का कौन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अघोरी ने कहा, देखो ये अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो आई एम सॉरी, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर के मेघना दोबारा से हद से ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, हर जगह से ना नुकुर सुन के मैं परेशान हो चुकी हूं, मेरी गलती क्या है मुझे समझ में नहीं आता। अघोरी जा चुका था। अब मेघना ने वो काम किया जो उसे करना नहीं चाहिए था। मेघना ने साफ कहा, ये लॉकेट किसी काम का नहीं है और मैं इसको उतार के फेंक रही हूं। तान्या ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं तान्या भी समझ चुकी थी कि शायद ये लॉकेट जो है बचा नहीं सकता। अब यहां पर शायद आपको मेघना की ये बेवकूफ़ी लगे, लेकिन एक बार को अगर आप मेघना की तरह से सोचेंगे तो वो बेवकूफ़ाना काम नहीं कर रही थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लॉकेट उसे बचा पा नहीं रहा था। उसने सोचा कि ये जिल्लत की जिंदगी तो मैं जीती ही रहूंगी, अगर मौत आएगी भी तो एक बार आएगी, खत्म तो होगा काम, रोज तो मैं नहीं तड़पूंगी। ये ऐसी जिल्लत की जिंदगी मुझे नहीं जीनी जहां मैं घुट घुट करके मरूं, अब बस मौत मुझे ना आए। उसने लॉकेट उतारा और दूर किसी गार्डन में फेंक दिया। अब मिरेकल आप देखिए, जब उसने इस लॉकेट को फेंका, इसके पूरे 1.5 महीने तक उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अब आप मेघना को गलत कैसे कहेंगे? कुछ गलत नहीं हुआ उसके साथ। उसने कहा, देखा वो लड़का जो था वो उस पंडित ने ही भेजा था। मैं जानती थी जरूर वो पंडित हमारे ही घर वालों की तरफ से अपॉइंटेड होगा, उसने ही काला जादू किया होगा और उसी के चलते ये सब कुछ हुआ होगा। तान्या ने भी कहा, बात तो तेरी ठीक है। जिंदगी वापस ट्रैक पर आ रही थी। 1.5 महीने बीत गए। एक शाम यहाँ पर मेघना कहती है कि मैं ज़रा कॉफ़ी हाउस जा रही हूँ और मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, बाकी तू बता, तेरे को कुछ चाहिए हो तो मैं कॉफ़ी हाउस के आसपास ही हूँ, तो वहाँ से भी कुछ सामान वगैरह उठा लूँगी, तू बता दे। तान्या ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। वो लड़के का सपना तो ना मुझे आता ना तुम्हें आता, पर फिर भी मन घबरा रहा है। ये बात मेघना ने अपने फादर के बारे में बोली थी जब उनके फादर की डेथ हुई थी। आज तान्या ये बात बोल रही थी। मेघना ने कहा, बेकार की बातें हैं, छोड़ इन्हें, मैं जा रही हूँ। मेघना गई।
और कुछ 2 घंटे तक वो वापस नहीं आई। 2 घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि आप इनकी सिस्टर बोल रही हैं। उसने सिस्टर के नाम से नंबर सेव किया था। उसने कहा जी हाँ बोलिए। दरअसल आपकी बहन की डेथ हो चुकी है एक रोड एक्सीडेंट में, और उसकी डेथ सेम उसी तरीके से हुई थी जिस तरीके से उस लड़के की डेथ हुई थी। सपने में जैसे वो लड़का करहाता था, सेम वैसे ही रोड पर वो भी करहा रही थी, दर्द में थी, और वो बेवकूफ लोग सिर्फ उसकी वीडियो बना रहे थे। उसकी मदद करने की बात तो बहुत दूर की, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और वो लड़की तड़पती रही। हाँ, ये जरूर था कि वो लड़का जब मरा था तो वहां कोई मौजूद नहीं था जिसने वीडियो वगैरह बनाई हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, बस वो दर्द में था। उस आदमी ने यही बोला कि आपकी बहन कुछ यहां पर 10 मिनट तक तड़पती रही। 10 मिनट बाद मैंने कॉल की एम्बुलेंस को, और जब वो आई वो मर चुकी थी। वही हुआ जो उस लड़के ने कहा। तान्या को लगता था कि शायद लॉकेट को उतार दिया और इसी के चलते ये सब कुछ हुआ है, लेकिन पता नहीं ऐसा था भी या नहीं। अब बारी थी फाइनली तान्या की। तान्या को पहली बार वो लड़का सपने में दिखाई दिया। उस लड़के ने कहा, तीनों तो मर गए, अब तेरी बारी है, तू भी मरेगी। बच सकती है तो बच ले, जो करना है कर, मरेगी तू भी। तान्या बहुत घबरा चुकी थी कि आखिर ये चक्कर है क्या। तान्या जाती है अघोरी पर और वो कहती है, बाबा वो मुझे सपने में दिखाई दे रहा है। अघोरी कहता है, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुझे पहले भी कहा है, जब तक सारी बात मेरे सामने नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, बाबा मैं क्या करूं? अघोरी ने कहा, जितने भी इसके कनेक्शंस हैं उनसे बात कर, चाहे जाकर चाहे फोन पर। उनसे पूछ कि कुछ अजीब हुआ है इसके साथ में, कुछ तो मालूम चलेगा, कुछ तो इसने किसी को बताया होगा जो उसने तुझे ना बताया हो। तान्या कहती है, वो मेरे से हर एक बात शेयर करती थी, फिर भी उसने यहां पर उसके 110 कॉन्टैक्ट्स को निकाला, उनसे बात करी। 108 कॉन्टैक्ट तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ 2 लोग बचे थे, मानसी और इसी के साथ साथ सीमा। 109वां नंबर मानसी का था। उसने मानसी को कॉल करी और ये सारी बात उसने बताई। उसने कहा, देख तू जानती है कि मेरी बहन मर चुकी है और रीज़न ये रहा है, ऐसे वो मरी है। तो मानसी ने कहा, भाई मुझे तो नहीं पता किसी लड़के के बारे में और इस तरीके की कोई चीज़ रही हो। उसने कहा, कुछ तो होगा, कुछ तो मालूम होगा तुझे यार, सबसे मैं पूछ चुकी हूँ, ऐसे तो मैं भी मर जाऊंगी। और कल तक मुझे लगता था कि शायद वो नहीं मरेगी मेरी बहन, लेकिन वो भी मर गई यार, तू बता क्या हो सकता है। मानसी ने कहा, कोई सीक्रेट उसका नहीं है, लेकिन मुझे एक दिन का वक्त दे, मैं कॉल करके बताती हूँ तुझे। एक दिन बहुत बड़ी बात थी, क्या पता इस एक दिन के अंदर ही तान्या की मौत हो जाती। वो ये सोच रही थी और ये सोचते सोचते कुछ 1.5 घंटे बाद मानसी का कॉल आता है। मानसी कहती है, तान्या उसने मुझे एक बात बताई थी, तुझे याद है आज से कुछ 6-7 महीने पहले हम लोग मेघालय गए थे। उसने कहा, हाँ। तो उसने ना वहां पर अपनी गाड़ी को ठोक दिया था और शायद उसने किसी को मारा था। तान्या ने कहा, गाड़ी को ठोक दिया था, लेकिन गाड़ी तो सही सलामत थी। मानसी ने कहा, उसने गाड़ी रिपेयर करवाई थी क्योंकि उसके फादर जसपाल गुस्सा करते, तो उसने किसी को ठोका था, ये वो कह रही थी, लेकिन किसी इंसान को नहीं, किसी जानवर को, ऐसा उसका मानना था। बस मैं यही कह सकती हूँ।
अब किसी जानवर को मारा तो वो लड़का क्यों पीछे पड़ा, ये तो मुझे नहीं पता। तान्या ने अघोरी को ये बात बताई और अघोरी और तान्या दोनों मेघालय चले गए। मेघालय में पूछा गया कि यहाँ पर कुछ 7-8 महीने पहले जानवरों की डेथ हुई है, बहुत सारे जानवर जो घूम रहे हो रोड पर उनकी डेथ वगैरह हो गई हो। उन्होंने कहा ये तो आए दिन का केस है, कभी कोई गाय सामने आ जाती है, कोई हिरन सामने आ जाता है, कोई इधर और जंगली जानवर सामने आ गया, तो ये तो होता रहता है। उन्होंने लिस्ट निकाली तो 6 महीने के अंदर कुछ 438 जानवरों की मौत हुई थी। और मेघना ने किसको मारा, अब ये कैसे पता करें। अघोरी ने कहा कोई भी शख्स जानवर के मरने से इतना ज्यादा बदला नहीं निकालेगा, उसने किसी इंसान को मारा है। ये तू सोच, उसने किस इंसान को मारा है, उसे कुछ पता नहीं था। तो उसने कहा कि कुछ लोगों की मौत हुई है क्या यहाँ पे पिछले 7 महीने में रोड एक्सीडेंट में। 3 लोगों के नाम सामने आए। 7 महीने पहले एक लड़के की डेथ हुई थी, उसका नाम था शेखर। पुलिस वालों ने कहा एक गाड़ी इसको कुचल के चली गई और ना उसका नंबर था ना कुछ था। ये लड़का कुछ वक्त तक तड़पा और वो मर गया। तान्या कहती है यही है वो, यही है जिसने उसको मारा है, यही है वो जो पीछे पड़ा है। पुलिस ऑफिसर ने बाकी 2 केस के बारे में बताया तो उनके साथ भी यही बात। अब उन्हें समझ नहीं आए कि आखिर ये चीज है क्या, किस तरीके से कंक्लूजन पे पहुंचे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर तान्या ने कहा कि इन तीनों लाशों में से कोई ऐसी लाश है जिसको कोई रिलेटिव क्लेम करने ना आया हो। तो हां, एक लाश थी शेखर की, जिस पे सबसे पहले इधर उंगली उठाई थी तान्या ने। उधर कहा उसने ऑफिसर ने कि इसकी लाश को किसी ने क्लेम नहीं किया और इसे उन्हीं रीति रिवाजों के साथ में दफना दिया गया जिस तरीके से यहाँ के लोकल चाहते थे। यहाँ के जो लोकल लोग थे वो इस तरीके से मानते थे कि लाश को दफना दिया जाए। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे थे, शायद कोई ट्राइब था वहां पर जो ऐसा करता था। उस लाश को वो गाड़ देते थे और उसके ऊपर एक सरिया डाल देते थे। इन द सेंस जैसे लाश को गाड़ दिया, ऊपर से पूरी की पूरी मिट्टी डाल दी और उसके ऊपर सरिया, ये बताने के लिए कि ये इंसान यहाँ पे मरा हुआ है। अघोरी से पूछा गया कि क्या हो सकता है किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट हो, तो अघोरी ने कहा हाँ मैं किसी को जानता हूं और वहां पर मैं लेकर के जा सकता हूं। वो लेकर के गया और उसने यहाँ पर पूछा कि ऐसा कोई शख्स आया था नॉर्थ इंडिया से, तो उन्होंने कहा हाँ, उसकी लाश को किसी ने क्लेम नहीं किया और 6-7 महीने पहले हमने उसकी लाश को गाड़ दिया। अब आपको याद होगा इन 6-7 महीने के पीरियड के दौरान ही इधर मेघना को वो लड़का दिखाई दिया करता था। तो जब से उसकी डेथ हुई थी और जब से वो वहां से आई थी तब से ही ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन मेघना को ये चीज याद क्यों नहीं थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यहां पर उसकी दोस्त मानसी से पूछा गया कि पूरी बात को डेप्थ में एक्सप्लेन कर। तो उसने कहा यार वो मुझे बता रही थी कि एक बार वो गाड़ी चला रही थी एंड तेरी फैमिली का कॉल आया था, वीडियो कॉल आया था, तो उसको वो यहाँ पर उठाना चाह रही थी। अचानक से उसे दिखाई देता है कि एक लड़का सामने से रोड क्रॉस कर रहा है। उसने स्पीड को धीरे किया और उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर एक हिरन है जो कि रोड के किनारे पर खड़ा हुआ है। तो उसने इस तरीके से स्पीड को डाउन किया और उसने कॉल उठाई और बात वो कर रही थी। शायद ढंग से वो बात नहीं कर पा रही थी और तान्या को याद था कि उसने कहा था कि मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी उसने। तो कुछ भी इधर तान्या को तो पता नहीं था बट मानसी को उसने सब बताया था। अचानक से इधर मेघना को लगता है कि उसने किसी को ठोक दिया और उसने उस लड़के को नहीं ठोका था क्योंकि लड़के से पहले हिरन खड़ा था। अब वो हिरन या तो भाग गया होगा या मेघना जो थी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसको अंदाजा ही नहीं रहा
कि उसने लड़के को मारा है या हिरन को। अचानक से उसकी गाड़ी के नीचे कोई आया, गाड़ी थोड़ी सी ऊपर हुई, वो रुक गई। वो गाड़ी से उतरी भी नहीं कि यहाँ पे क्या है, वो डर गई थी कि हिरन मर गया होगा। उसके मन में तो ख्याल भी नहीं था उस लड़के का, क्योंकि लड़का कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहा था और ना ही हिरन। लेकिन जायज सी बात है, पहले हिरन था तो हिरन ही मरेगा ना। लेकिन हिरन वहां से चला गया था, मारा उसने लड़के को ही था। उसने दोबारा से एक्सीलेटर दिया और आगे बढ़ गई। उस लड़के को उसने कुचल दिया और वो चली गई। नादानी में उससे गलती हुई और इसी गलती के चलते उसने उस लड़के को भी मार डाला और वो लड़का उनके परिवार के पीछे पड़ गया। तान्या ने पूछा, हमारा क्या गुनाह था जो उसने हमें मारा? उसने कहा, शायद तुम्हारा गुनाह इतना ही था कि तुम्हारी फैमिली की कॉल आई थी और उस कॉल को उसने उठाया, जिसके चलते उसका ध्यान भटका और उसने उस लड़के पर गाड़ी चढ़ा दी। या कोई और भी रीजन हो सकता है। तान्या ने कहा, हाँ एक रीजन है। आपको याद होगा सेकंड पार्ट के अंदर वो जो गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर सही रीति रिवाजों से किसी का अंतिम संस्कार ना किया जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन यहां तो सारे रीति रिवाज पूरे थे, मुक्ति तो मिलनी चाहिए थी, तो मुक्ति क्यों नहीं मिली? उस लड़के की फैमिली को किसी तरीके से कांटेक्ट किया उन्होंने, और वो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा अगर मैं बताने बैठा तो। बस ये जान लीजिए कि उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया गया, उसकी फैमिली वाले आए, उनको मालूम भी नहीं था कि उनका लड़का मर चुका है। रीज़न ये कि वो लड़का घर से भाग गया था। फैमिली ने सारे टाइज उससे काट दिए थे। उनको कोई लेना देना नहीं था कि वो जिए या मरे। पिछले 10 महीने से उस लड़के ने फ़ोन पे बात भी नहीं करी थी। लेकिन जब फैमिली मेंबर्स को पता चला कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक इंसान की मौत तो मौत ही है। तान्या ने सारी बातें बताई और उन्होंने उसकी बॉडी को, जो भी बॉडी बची हुई थी, उसको वापस निकाला। हिंदू रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अघोरी ने कहा, इसका अंतिम संस्कार पूरा मत करना, इसकी बॉडी को आधा जलाओ और वापस से आग को बुझा दो। पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा, अगर इसकी बॉडी को जला दिया गया तो ये जो कर्स इनके ऊपर घूम रहा है, इससे इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये दोबारा से तान्या के पीछे पड़ेगा। इसकी बॉडी को आधा जलाओ, 2 दिन के बाद में दोबारा से इसका अंतिम संस्कार करो और फिर इसकी अस्थियों को गंगा में बहाओ। ये उसका कोई टोटका होगा या कुछ भी होगा, बहस कोई क्यों ही करेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया और इन सब रीति रिवाजों में कुछ 2-4 दिन का वक्त बीत गया। 2-4 दिन के बाद में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तान्या ने पूछा कि अब मुझे चिंता रखनी चाहिए या नहीं? तो अघोरी ने कहा, चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। वो लड़का जा चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। वो चाहे ना चाहे उसकी मुक्ति हो चुकी है। शायद उसे मुक्ति इसलिए ही नहीं मिली थी, जैसा गुरुजी ने कहा था, तुम्हारे गुरुजी ने, उसकी बॉडी को जब उसके घर वालों ने ही जलाया तभी उसको मुक्ति मिल सकती थी, और यही रीज़न रहा भी होगा। कोई पक्का रीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी अघोरी ने कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक माला देता हूँ, सफ़ेद मोतियों की माला है, इसे 6 महीने तक पहनो। उसका सपना तुम्हें आएगा अगर उसको मुक्ति नहीं मिली होगी तो, और अगर सपना ना आए तो 6 महीने बाद इसे उतार देना। इन 6 महीनों में एक भी बार उस लड़के का सपना उसे नहीं आया। 6 महीने के बाद में तान्या ने उस माला को उतारा और अपने पास में रख लिया। लेकिन एक दुख जो जिंदगी भर उसके साथ रहा वो यही था कि अगर उसे किसी तरीके से इसके बारे में पहले पता चल जाता
तो शायद वो 3 जानों को बचा सकती थी। कमाल की बात इधर यह है कि अगर मानसी शायद एक दिन का वक्त ले लेती उसको ये बताने में कि क्या क्या हुआ था मेघालय में मेघना के साथ में, तो शायद वो लड़का शेखर उसको भी मार डालता, तान्या को भी मार देता। लेकिन 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही कॉल वापस आ गई थी और वो बच गई। खैर, अब होनी को कौन ही टाल सकता था, जो हुआ सो हुआ। इस इंसिडेंट को बीते हुए 8 साल हो गए और अभी भी कहीं ना कहीं वो अपने परिवार वालों को भुला नहीं पाई और ये गम जो है शायद जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी कल्प्रिट नहीं है। मेघना जो डरी हुई लड़की थी उसे समझ नहीं आया और उसको यही लगा कि उसने हिरन को मार दिया। अगर मेघना कल्प्रिट है भी तो बाकी फैमिली मेंबर्स तो कतई कल्प्रिट नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप ज़रूर मुझे बताइए। तो अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको। बाकी रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी अपनी स्टोरीज को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ से आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो ये एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, और टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अगर इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके चेकआउट कीजिए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।